हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो गया ना लास्ट वीडियो आपको सेंड किए. सो लेट अस स्टार्ट अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव दिस वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 7 साइंस एंड दैट इज अबाउट चैप्टर 8. ओके, चैप्टर नंबर 8 है एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज विंड, स्टॉर्म्स एंड cyclone. Okay, particularly today in this video we will discuss these 4 topics. One is air exert pressure, second is high speed winds are accompanied by reduced air pressure, and third is air expand on heating, and fourth is wind currents are generated due to uneven heating of at earth. Okay, so these topics, let us start. First of all, what is wind? Okay, the blowing air is called wind. जो हमारे चारों तरफ एयर ब्लो कर रही है that is called wind. अगर आपको wind का कोई definition पूछा जाता है. Okay, so the first topic is air exerts pressure. जो हमारे चारों तरफ air है वो pressure exert करती है. अब ये pressure तो exert करती है, बट इसको समझने के लिए हमें एक activity given है, तो उसको समझना होगा. परफॉर्म आप अभी घर पे मत कीजिएगा. आई विल ट्राई कि जब हम स्कूल में होंगे तब हम परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव सम इक्विपमेंट्स एट योर स्कूल लैब देन यू कैन डू. ओके, सो क्या एक्टिविटी है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ टिन कैन. ओके, ये टिन कैन जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाला कैन है वो भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू. उसके ऊपर वाला पेपर कवर उतार दीजिए. ठीक है, अब इसमें क्या किया देखिए. सबसे पहले एक कैन लिया. कैन के ऊपर इसको एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है. लेट्स से दिस इज द स्टैंड. ओके, दिस इज द स्टैंड एंड यहाँ पर एक बीच में कैंडल ब्लो किया जाता है. ओके, लैब्स में ना बेटा एक अलग तरीके का कैंडल होता है. इस इतने से कैंडल से इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलता है. ठीक है, दीज आर द फ्लेम्स फ्रॉम दिस कैंडल गिविंग हीट टू दिस कैन. ओके, एंड ये जो कैन है इसको फिल किया हुआ है विद वाटर. हाफ इसको फिल किया हुआ है वाटर. ओके, सो दीज आर द ऑल इक्विपमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. अब देखिए, जब इस कैन को हाफ फिल कर दिया, इसको ऊपर से लिड को इसके टाइट कर दिया. लिड मीन्स ढक्कन इसका, उसको बंद कर दिया. ठीक है, सो नॉर्मली क्या है, अगर एयर हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर, वी नो दैट. तो एयर इस टिन के चारों तरफ बाहर भी है एंड एयर इसके अंदर भी है, बिकॉज एयर इज एवरीवेयर. अगर कहीं एयर नहीं है तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम. ओके, बट यहाँ पे जब तक ये टिन ओपन था तब इसके अंदर कुछ एयर जा रही थी ना. ठीक है, तो वो एयर, और एयर की एक और खास बात है, एयर अपने चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अगर इसके अंदर एयर जा रही है तो इधर भी प्रेशर डाल रही है, इधर भी डाल रही है. अगर एयर नहीं होगी तो अगर एक साइड से एयर प्रेशर डालेगी तो चीज़ें क्या होंगी, डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी भाई. ठीक है, सो देखिए, जैसे ही हम इसको हीट करना देना शुरू करते हैं इस टिन कैन को, तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा. एंड ड्यू टू हीटिंग यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है इस कैन के अंदर, वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो हीट अप होनी शुरू होगी. ठीक है, अब जैसे ही वो गर्म होना शुरू होगी तो क्या होगा, ऊपर से लिड तो ऑफ है और नीचे से यहाँ स्टीम भी बन रही है, तो अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. अब वो इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ पर प्रेशर जो है इसकी सरफेस के ऊपर कंटिन्यूटी में लग रहा है. ठीक है, अब क्या किया, सडनली इस जो हमने ये कैंडल जो हमने लाइट अप किया हुआ था इसको ऑफ कर दिया एंड इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला. कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया. जैसे ही हमने इसके ऊपर कोल्ड वाटर स्प्रिंकल किया, देन अब क्योंकि ये एक मेटल है तो ये जो इसके चारों तरफ जब हम कोल्ड वाटर जब हम स्प्रे करेंगे, देन इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो सडन फॉल करेगा, सडन जो है वो डिक्रीज करेगा
और यहाँ पर ये जो स्टीम बन गई थी ये अगेन वाटर में कंडेंस हो जाएगी, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर सडन डिक्रीज करेगा, और जैसे ही अंदर का प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो बाहर का प्रेशर है वो तो एज इट इज है, इन्वायरमेंटल जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है वो तो डिक्रीज हुआ नहीं। सो उसकी वजह से जो ये टिन कैन है जो पहले कुछ ऐसे था, अब वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रीजन बिकॉज जो अंदर का प्रेशर था वो लेस है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक, जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर उसके कंपैरिजन में। ठीक है, बाहर से हाई प्रेशर था और अंदर से जो था वो प्रेशर लेस था। सो दैट इज एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसको हमने वेरीफाई कैसे किया, जब हमने इस कैन के अंदर प्रेजेंट वाटर को हीट अप किया एंड जब हम उसको वापस कंडेंस करते हैं तो उससे क्या हुआ, उसको जब हमने कोल्ड वाटर डाल के कंडेंस किया देन बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और स्टीम के कंडेंस होने से अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो गया। आई होप कि आपको एक्टिविटी समझ आई होगी। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कीजिएगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए यू कैन कॉल मी। ओके, so let us move to the next, that is high speed wind. Winds are accompanied by reduced air pressure. देखिए विंड के बारे में आपको एक खास बात मैं बताता हूँ, विंड ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में मूव करती है। ओके, विंड ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। ओके, सो देखिए इस पर्टिकुलरली इस सेकंड जो पार्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में 2-3 वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, उनसे गो थ्रू ज़रूर होना है, उनको रीड करना है और उनको अच्छे से आपको समझना है। मैं उनमें से एक या दो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, देखिए उसमें एक एक्टिविटी है दैट इज़ आई थिंक एक्टिविटी नंबर 8.4 है वो आपकी बुक में, दैट इज़ कि इसमें एक छोटा सा पेपर स्ट्रिप ले लिया। क्या ले लिया, पेपर स्ट्रिप। अब हम प्रीवियस जो हमने फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें हमने ये स्टडी किया कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब इसके इस साइड भी एयर प्रेशर है और इस साइड भी एयर प्रेशर है। जो पीछे की साइड एयर प्रेशर है वो इसको किस साइड पुश कर रहा है, आगे की साइड, और जो आगे से जो एयर प्रेशर जो इस पे जो एक्ट कर रहा है वो इसको मेरी तरफ पुश कर रहा है। सो नाउ लुक एट हियर, अगर मैं इस पेपर स्ट्रिप को, आप भी कर सकते हो, ये बहुत इजी है। ठीक है, एक छोटा सा पेपर स्ट्रिप लेना है, जितना हो सके छोटा थिन लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मेरे लोअर लिप के साथ लगाया यहाँ पर एंड अब इसके ऊपर मैं एयर ब्लो करता हूँ। 2 मिनट, देखिए हुआ क्या, जब मैंने इसके ऊपर एयर को ब्लो किया, ओके, दैट इज कि अगर मान लो ये नॉर्मल इसका साइड व्यू जो इधर से दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रिप था। जैसे ही अभी इसके ऊपर क्या है, एक तरफ से एयर प्रेशर लग रहा है एंड दूसरी तरफ से भी एयर प्रेशर लग रहा है। इन सेकंड केस जैसे ही आप अपने माउथ से एयर ब्लो करोगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस एरिया में जितनी भी एयर है आप उस एयर को पुश कर रहे हो इस तरफ। तो अब इसके ऊपर जो ये वाला जो एयर प्रेशर आ रहा था ये रिड्यूस हो गया एंड ये प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इधर का जो प्रेशर था वो हाई हो गया। तो क्या होगा, एक तरफ हाई प्रेशर है, एक तरफ रिड्यूस्ड लेस प्रेशर है। तो अब एयर क्या करेगी, इधर से इधर की तरफ जाएगी और वही एयर इस स्ट्रिप को भी पुश करेगी, इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगी और इसको, ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर की साइड में आपको फ्लाई करती हुई दिखती है ना। अच्छी चीज़, घर पे ज़रूर करके देखिएगा। ओके, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी देयर आर 2 more एक्टिविटीज़। वन इज़ आप ये भी कर सकते हैं, जो एक और एक्टिविटी है दैट इज़ 8.3 होगी शायद, आई थिंक। एक आपको कोई भी एक
स्टिक ले लेनी है जो आपके पास अवेलेबल हो, वट एवर, वुडन स्टिक और मेटल स्टिक, नो इशू। आपको इसके पास 2 बलून्स जो हैं इन्फ्लेटेड, जो उनमें हवा भरने के बाद उनको हैंग कर देना है। ओके, ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा पास भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्पेस बीच में है, यहाँ पर जैसे ही आप एयर ब्लो करोगे थ्रू योर माउथ, जैसे हमने स्ट्रिप के केस में किया था, तो उस केस में आप देखोगे कि ये दोनों ही बलून जो हैं ये अंदर की तरफ आपको टिल्ट होते दिखाई देंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा इनका शेप। टेढ़े हो गए ना, देखिए ये इस तरफ में और ये इस तरफ में, दोनों ही बलून पास आ गए, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सेम, जब बलून इस फर्स्ट केस में थे तब जो एयर इधर से भी कुछ प्रेशर है एयर का और इधर से भी है। सेम फॉर दिस बलून ऑल्सो, एयर इधर से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और इधर से भी, तो ये अपनी एक पोजीशन में है। जैसे ही हम इसमें से यहाँ पर इस बीच वाले स्पेस में से एयर को ब्लो करते हैं थ्रू आवर माउथ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट एयर जो होती है वो आगे की तरफ पास ऑन हो जाती है। उसकी वजह से इस एरिया में जो प्रेशर है एयर का वो लो हो जाता है और यहाँ पर हाई हो जाता है एयर का प्रेशर। तो अब ये हाई प्रेशर इस बलून को इस टुवर्ड्स दिस एरो जो है वो पुश कर देता है। सेम सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ भी हाई था और यहाँ लो है, तो इधर भी हाई से लो की तरफ जा रहा है। वन मोर एक्टिविटी, वो भी आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है। आई हैड सर्च अबाउट, मुझे ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको ये एक्टिविटी भी करके दिखा देता अभी। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट आपको बॉटल लिया आपने और उसमें एक छोटा सा पेपर जो है उसको क्रश करके एक बॉल शेप में बना के उसको यहाँ रख दिया। नाउ इसमें एयर को ब्लो कीजिए अपने माउथ से, लेकिन बट आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल फाउंड कि ये जो पेपर बॉल है जो आपने इसके अंदर डाला है, इसको आप कंटिन्यूटी में जैसे जैसे आप इसके ऊपर एयर जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी में एयर ब्लो करोगे तो ये जो बॉल है ये यहीं घूमता रहेगा, वापस थोड़ा सा आगे जाएगा फिर वापस आएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर वापस आएगा, बट ये कंटिन्यूटी में आप इसको यहाँ पे नहीं रोक सकते। सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न इज कि जब आप यहाँ से एयर ब्लो कर रहे थे, ठीक है, एट द सेम टाइम अब ये जो बॉटल है ये तो बंद थी, ये बॉटल क्या है, इनक्लोज्ड है, ये सारी 3 साइडों से बंद है, एक साइड से आप इसमें एयर ब्लो कर रहे हो। तो कंटिन्यूटी में जब आप इसके अंदर एयर ब्लो करोगे तो इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है वो हो जाएगा हाई एज कंपेयर टू आउटसाइड। बाहर का प्रेशर क्या हो गया, लो, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, हाई। और ये जो हाई प्रेशर है ये इस पेपर बॉल को पीछे से रुकने नहीं देता, ये इसको ऑलवेज आगे की साइड पुश करता है। दैट इज वन मोर एग्जांपल दैट एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो, यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज गिविंग माई नंबर in the description of this video. Okay, so next topic, let us move to the next topic, that is air expands on heating. Okay, so air expands on heating. इस चैप्टर की एक खास बात है, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो ये टॉपिक्स, जो 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें मैक्सिमम विद एक्सपेरिमेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, सो आपके लिए भी इजी है टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड है ये चैप्टर। तो नेक्स्ट इज दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो एयर है वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, जितना ज़्यादा हम उसको हीट करें, हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसको समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं तो आप इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक बीकर लिया, बीकर इज नथिंग बट ए ग्लास, कांच का ग्लास जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, एक ग्लास है, एक बीकर, इसको लिखा हुआ है आपकी बुक में,
तो बीकर ले लीजिए। बीकर इसलिए क्योंकि लैब में इसको बीकर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। लैब में कुछ स्पेशल टाइप का ग्लास होता होगा, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हीट वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए इसका कुछ यूँ आगे से शेप बना रहता है। ओके, तो चलिए, दिस इज़ अ बीकर। बीकर में क्या किया कि एक बॉइलिंग ट्यूब, एक जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी कि उसको बॉईल करें तब भी वो क्रैक नहीं होगी, तो वो एक बॉइलिंग ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एंड इसके ऊपर अब कोई भी एक एम्प्टी वेसल है तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक बैलून को टाई कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि बैलून जो है वो बहुत बड़ा है, तो वो कुछ इस पर यूँ फॉल हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टाई किया हुआ है अच्छे से, एयर टाइट कोई एक टेप वेप लिया और उससे इसको टाई कर दिया, ठीक है। नाउ अगर इस बीकर में हमने हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर है, लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट इसमें क्या ऐड किया हुआ है, नॉर्मल वाटर, देन वी विल सी कि जो हमने इसमें बैलून और ये जो टेस्ट ट्यूब वाला जो सेटअप है इसको रखा है, ये एज इट इज रहेगा। नॉर्मल वाटर है, अंदर का जो प्रेशर था वो भी कांस्टेंट है, जो बाहर का था वो भी कांस्टेंट है, बट अब बिकॉज ये एयर टाइट है, अंदर का एयर प्रेशर तो हम चेंज कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, एयर प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है, अगर इस हॉट वाटर को हमने निकाल लिया, सॉरी ये कोल्ड वाटर को हमने निकाल लिया, ये नॉर्मल वाटर जो मैंने लिखा हुआ है इसको हमने निकाल लिया और इसमें मैंने दोबारा डाला कौन सा वाटर, हॉट वाटर। अगर मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया हॉट वाटर, जैसे ही हम इसमें हॉट वाटर डालते हैं, ये इस हॉट वाटर की हीट को इस टेस्ट ट्यूब को, क्या है ये, एक टेस्ट ट्यूब है ग्लास की, ओके, कांच की बनी हुई एक टेस्ट ट्यूब होती है, इसको अपनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है। अब जब इसको हीट मिलेगी तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है। हमें कैसे पता लगेगा, हमें ये ऐसे पता लगेगा कि जो ये बलून था, ठीक है, इसके ऊपर जो ये बैलून जो टाई किया हुआ था पहले ऐसे एकदम नॉर्मल जो बलून है उसको क्या बोलेंगे, जो इनफ्लेट, जो फूला हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने इसमें हॉट वाटर डाला, ये अंदर जो प्रेजेंट जो एयर थी वो एक्सपेंड करती है और बलून जो है वो हमें इन्फ्लेटेड शो होता है, ठीक है। बलून कुछ हमें फूला हुआ दिखेगा, इन्फ्लेटेड दिखेगा। नेक्स्ट इसी एक्टिविटी में एक और चीज़ की, नेक्स्ट पार्ट क्या किया, ये जो इन्फ्लेटेड जो बलून था फूला हुआ, ओके, इसको एक और बीकर में इंसर्ट कर दिया, रख दिया, जिसमें क्या थी, पहले से आइस क्यूब थी। क्या प्रेजेंट थी, आइस क्यूब। अब आइस क्यूब है तो क्या होगा, यहाँ पर हॉट वाटर था, हीट प्रोवाइड करवा रहे थे, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा था। जैसे ही इसको हमने इस आइस क्यूब वाले, जैसे ही इस जो ये इन्फ्लेटेड बलून था इसको हमने आइस क्यूब वाले बीकर के अंदर जैसे ही रखेंगे, देन क्या होगा, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, एंड ड्यू टू दैट जो टेम्परेचर डाउन होगा, इसके अंदर जो एयर एक्सपेंड हुई थी वो वापस डिक्रीज होगी और वो वापस स्मॉल एरिया में आने की कोशिश करेगी। उससे क्या होगा, ये जो बैलून जो पहले इन्फ्लेटेड था ये डिफ्लेटेड हो जाएगा और कुछ अंदर की तरफ ऐसे शेप ले लेगा, अंदर इनसाइड, ठीक है, बिकॉज जो एयर है वो कंडेंस हो रही है, दैट इज। सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन से एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि जब हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की तो एयर जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी, एंड जब हमने उसको कोल्ड आइस में रखा तो वो एयर जो थी अंदर की वो कंडेंस हो गई, ठीक है। यही रीज़न था कि जब हम हॉट वाटर ऐड करते हैं तो बलून जो है वो पहले नॉर्मल था, फिर इन्फ्लेटेड हो गया, फूल गया, एंड दोबारा क्या हुआ, डिफ्लेटेड हो गया जब हमने इसको इसमें आइस क्यूब्स में रखा। ओके, दिस इज अबाउट द थर्ड टॉपिक, एंड नाउ let us go start the fourth topic, that is give me only 1 minute. That is wind
wind currents are generated due to uneven heating of earth. Okay, look at here, let us say this is a globe क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ है, आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं ये बात. ओके, जो अर्थ का मॉडल है उसमें अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. ये एक इमेजिनरी लाइन है, ग्लोब पे ड्रॉ की हुई है टू फॉर द ईज ऑफ रीडिंग, कि इसको जो अर्थ का मॉडल है उसको इजीली समझ सके हम. ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. क्या बोलते हैं, इक्वेटर, बिकॉज ये जो हमारा जो अर्थ है उसको दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करती है. इससे यहाँ से एक 23.5 डिग्री एक ऊपर एक और लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड ये जो लाइन है इससे नीचे की साइड 23.5 डिग्री पर एक और लाइन है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन CP लिख दिया मैंने. एंड यहाँ से और आगे 66.5 डिग्री एक लाइन होती है, दैट इज आर्कटिक और अंटार्कटिक जो भी है, इसको फ्रीज जोन बोल देते हैं. कौन सा जोन है ये, फ्रीज जोन. ठीक है, ये जो है हमारे पोल्स हैं. क्या है ये अर्थ पे, पोल्स. नाउ अब आते हैं इस टॉपिक पे कि विंड जो है वो ब्लो करती है ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. अनइवन हीटिंग, अनइवन मतलब जो एक जैसी हीटिंग नहीं होने की वजह से जो एयर है वो जनरेट होती है, विंड जो है वो जनरेट होती है, सॉरी. ठीक है, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग. अब विंड जो है वो कह रहे हैं कि अनइवन हीटिंग की वजह से हो रही है. तो अनइवन हीटिंग, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हीटिंग कैसे हो रही है. हीटिंग हो रही है ड्यू टू सन. जो सन रेज हैं वो फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो अर्थ है, जो लैंड मास है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमें हीट मिल रही है. अब होता क्या है इन एक्चुअल कंडीशन, जो ये वाला रीजन है इक्वेटर रीजन, यहाँ पर जो सन रेज फॉल करती हैं वो मैक्सिमम सन रेज फॉल करती हैं. इसके अपने ज्योग्राफिकल रीजन है, अर्थ है वो टिल्ट है. ठीक है, सन के कंपैरिजन में अर्थ की जो पोजीशन है वो है, अर्थ का साइज हो गया, डायमीटर जो है. ठीक है, ये सब ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये इक्वेटोरियल रीजन है, जो इक्वेटर है, इसके आसपास जो सनलाइट या सन रेज जो फॉल करती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं. इसी वजह से यहाँ पर जो हीट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. एंड ये जो पोल जोन है 0 से 30 डिग्री तक, वैसे तो इसका यहाँ से 66.5 होता है, तो उसका कंपैरिजन देख लीजिएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है. फ्रॉम 0 to 30 डिग्री के बीच में जो जोन होता है उसको हम फ्रीज जोन बोलते हैं, बिकॉज फ्रीज मतलब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. रीज़न कि जो सनलाइट है वो बहुत कम वहाँ तक पहुँच पाती है, इसलिए वो जो रीज़न है वो ठंडे रीज़न है. तो अब यहाँ अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है, अगर टेम्परेचर जो है वो लो है, और यहाँ पर ड्यू टू मैक्सिमम हीट टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा भाई, विंड जनरेट हो जाएगी, एयर जो है वो ब्लो करने लगेगी. हमने अभी पढ़ा था कि हीटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एयर है वो हीट होने की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगी. विंड राइजेस या एयर राइजेस ड्यू टू हीटिंग. अब जब यहाँ से जो एयर है जब वो राइज करेगी तो यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. उस टाइम पर क्या होगा, जो यहाँ पे जो फ्रीज जोन्स हैं, जो ठंडे एरियाज हैं, पोलर रीजन्स हैं, यहाँ से एयर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स इक्वेटर. एंड ये जो प्रोसेस है ये दोनों पोल्स की साइड से होता है, साउथ पोल से भी और नॉर्थ पोल से भी. ओके, तो यहाँ से भी एयर जो है वो स्टार्ट कर देगी ब्लो करना. ठीक है, टुवर्ड्स इक्वेटर. सो दिस इज द पार्ट 1 between equator and poles. Okay, and the second is between land and water. Land and water, sea breeze and land breeze जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सेकंड थर्ड कोई चैप्टर था उसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था.
अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो वीडियो देखिएगा। मैं आपको एक ब्रॉडली उसका एक आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस हैं, सीज़ हैं जो हमारे चारों तरफ, ठीक है, उनका जो वो जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो अटेन करते हैं जब सनलाइट फॉल कर रही है। अब सनलाइट एक ही टाइम पे फॉल कर रही है, ये नहीं है कि ओशियन पे अलग टाइम पे फॉल कर रही है और लैंड मास पे अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे आ रही है। बट जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी जो अपर लेयर के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर जो वो गेन करता है ओशियन वाटर, वो हीटअप होने में एक बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है एज़ कम्पेयर टू लैंड मास। लैंड मास बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए डे टाइम में जो लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सी। अब क्या होगा, अगर लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, लैंड मास के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ की एयर क्या करेगी, राइज करेगी। और सी जो है, सी के ऊपर जो एयर है वहाँ पे, क्यों, बिकॉज सी का टेम्परेचर अभी इतना जल्दी राइज नहीं होता है, तो सी के ऊपर जो एयर है उस वो ठंडी एयर होगी। तो एयर ब्लो किधर से हो गया, एयर ब्लो की डायरेक्शन क्या होगी, एयर ब्लो की डायरेक्शन होगी फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक है, सी ब्रीज चल पड़ी। नेक्स्ट जैसे जैसे शाम होती है, रात होने लगती है, तो जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन भी हो जाता है। बट शाम होते होते जो सी वाटर जो होता है, ओशियन वाटर जो है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन कर लेता है और वो इतनी जल्दी कूल डाउन नहीं होता। अब क्या हुआ, जो डे टाइम में हो रहा था फिनोमेना उसका जस्ट रिवर्स हो गया। अब सी का जो टेम्परेचर है, ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड मास। अब क्या होगा, अब सी के ऊपर जो एयर है, बिकॉज उसके नीचे हीट है ना भाई, सी वाटर की हीट, तो वो जो सी के ऊपर जो एयर है वो हीटअप होगी, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। तो क्या होगा, अब लैंड मास से जो कोल्ड एयर है वो जनरेट होगी, वहाँ पे विंड जनरेट होगी और वो ब्लो किधर करेगी, फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, सो दिस इज अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये थे आपके ये 4 टॉपिक। आई हैड ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको NCERT से 1, 2, 3 टाइम्स रीड ज़रूर कीजिए, और वीडियो भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, खुद भी देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।